हिंदी मीडियम वाले इंग्लिश को छोड़ देते हैं अपन, फिर इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ ताकि समझ में आपको दिखे अच्छा स्पष्ट। ठीक है, दिख रहा है पूरा, है ना? पूरे क्वेश्चन आए। कितने क्वेश्चन है भाई इसमें? इसमें भी 8 क्वेश्चन आएंगे। देखो प्रश्न नंबर 1 में 8 क्वेश्चन, तो इसमें भी 8 16, तो अभी गिनते जाएंगे। देखो तो क्या करना है, प्रश्न नंबर 2, रिक्त स्थान में सही विकल्प चुनकर लिखिए। ठीक है, खाली स्थान है यहाँ पे, बातें नहीं बिल्कुल। पहला, टिंडल प्रभाव है अपने कोई, है ना? टिंडल प्रभाव देश 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 खाली स्थान विलियन द्वारा प्रदर्शित गुण है। तो कोलाइड का अच्छा खाली स्थान में आएगा। कोलाइड समान या तत्व, 3 ऑप्शन दे दिया। ठीक है, तो ये कोलाइड जो होता है विलियन का प्रकार होता है कोलाइड, है ना? कोलाइड निलंबन और कोलाइड निलंबन और वास्तविक विलियन। विलियन मतलब विलियन, वास्तविक विलियन का मतलब विलियन, कोलाइड और निलंबन, ये विलियन के 3 प्रकार होते हैं। उनके कणों के आधार पर, कण के छोटे बड़े आकार के आधार पर, कणों के आकार के आधार पर विलियन के 3 प्रकार, वास्तविक विलियन, कोलाइडल विलियन, कोलाइड उसको बोलते हैं, कोलाइड बोलते हैं, और क्या बोला, निलंबन। ठीक है, ऐसा। तो टिंडल प्रभाव खालिस्तान विलियन द्वारा प्रदर्शित होता है। तो विलियन बोल दिया, देखो बड़ा सिंपल, विलियन बोल दिया है। समान कोई विलियन होता है क्या? पर यहां पे क्या बोल रहा है, कौन से विलियन में प्रभाव होता है? टिंडल प्रभाव, टिंडल नाम का वैज्ञानिक था जिसने बताया टिंडल प्रभाव के बारे में। क्या होता है टिंडल प्रभाव? किसी छोटे से छिद्र से प्रकाश को यदि गुजारा जाए, है ना, अंधेरे कमरे में या किसी अंधेरे स्थान पे जब प्रकाश जाता है छोटे से छिद्र से, तो उसमें धूल के कण चमकने लगते हैं। वो ब्राउनी गति चलने वाली, ब्राउनी गति उसी वैसी चमकने लगते हैं, धूल के कण चमकने लगते हैं, उसको बोलते हैं टिंडल प्रभाव। ठीक है, तो वो बहुत सारे एग्जाम्पल अपन देखा, वो विलियन में देखे थे, फिर वो 1 में बताया था, अंधेरे कमरे में बताया था, एग्जाम्पल किए थे अपन ने वो सब। ठीक है, तो इसमें सामान्य आएगा, तत्व में आएगा, क्या आएगा, कोलाइड आएगा। क्या आएगा? कोलाइड या कोलाइड ही बोल सकते हो। तो पहला आ गया। दूसरा, कार्बन का परमाणु द्रव्यमान खालिस्थान होता है। परमाणु द्रव्यमान कार्बन का, ठीक है, कितना होता है? 12। परमाणु क्रमांक का डबल, है ना? परमाणु क्रमांक 6 होता है, तो 12 14 16 दिया, क्या आ जाएगा सही? 12। कार्बन सबसे प्रमुख तत्व है, और अपन कई बार परिभाषाओं में अपन ने कार्बन 12 ऐसा लिखे भी है, हाँ, है ना? वही है में। तीसरा, क्लोरीन के खालिस्थान समस्थानिक होते हैं, 2 3 या 4। ऑप्शन दिया आपको 2 3 या 4, तो कितने होते हैं? 2। क्लोरीन के समस्थानिक बोला है, क्या गया? हाँ जी, समस्थानिक मतलब परमाणु क्रमांक समान रहेगा, स्थान समान रहेगा, मतलब परमाणु क्रमांक, स्थान मतलब कौन? परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या उसी को बोलते हैं, जिसका जिनके परमाणु क्रमांक समान हो परंतु परमाणु भार असमान, अलग अलग भिन्न भिन्न, जो भी बोल अलग अलग है, उनको बोल समस्थानिक। तो क्लोरीन के 2 समस्थानिक कौन कौन से? 2 होते हैं। ठीक है, 2 आंसर आएगा इसका। क्या आएगा इसमें? 2, है ना? पर कौन कौन से होते हैं 2? नहीं, कहां से आ गया? क्लोरीन है ना समस्थानिक, वो संभारिक में अलग अलग होता है ना? समस्थानिक एक ही तत्व के 2 रूप हैं। तो क्लोरीन कितना होता है? परमाणु क्रमांक 17, तो क्लोरीन 17 35, और क्लोरीन जल्दी बताओ, 12 में जाओगे, 12 में भी है, कितना होता है? 37 होता है। क्लोरीन 35, क्लोरीन 37। ठीक है, परमाणु क्रमांक समान पर परमाणु भार असमान। क्लोरीन के 2 समस्थानिक होते हैं। नेक्स्ट, मत्स्य वर्ग, मछली वर्ग, मत्स्य मतलब मछली वर्ग, मछली मत्स्य वर्ग में हृदय खालिस्थान कक्षीय होता है। 3 कक्षीय, 2 कक्षीय और 4 कक्षीय। 4 कक्षीय तो इंसान में होता है जी, मानव में। मानव हृदय के बारे में पढ़े अपन ने, अपने को था ना मानव हृदय के बारे में, चित्र तो बनाए अपन ने। तो मानव हृदय 4 कक्षीय होता है। 4 कक्षीय कौन कौन सा? 2 नीलय और 2 अलिंद, 2 अलिंद 2 नीलय, 4 हो गए उसके, है ना? दाया बाया करके 2 4। तो ये बोल रहा है मत्स्य वर्ग। मत्स्य वर्ग मतलब जो मछली वाले जितने भी समूह हैं, मत्स्य समूह जो पानी में पाए जाते हैं, मछली वर्ग में आते हैं, जो उनमें कितने होते हैं? उनमें कितने होते हैं? 3 कक्षीय होता है। कितना? 3 कक्षीय। अब नेक्स्ट में आते हैं, मत्स्य वर्ग का हो गया। एंजियोस्पर्म को खालिस्थान भी कहा जाता है। अच्छा, ये एंजियोस्पर्म फिर तुम कंफ्यूज होगी, वो अध्याय 7 का है। ठीक है, अध्याय 7 का है, तो हट गया इस बार, इसलिए आप लोगों ने पढ़े नहीं है इसको। एंजियोस्पर्म को खालिस्थान भी कहा जाता है, पुष्पी स्पंज या परागकोश। हाँ, इसमें सही आंसर आएगा पुष्पी। ठीक है, पुष्पी एक्ट में आते हैं। अनैच्छिक पेशियों को खालिस्थान पेशी कहते हैं। ठीक है, तो रेखित या तंत्रिका। तो अनैच्छिक पेशियां हैं। अनैच्छिक मतलब ऐसी पेशियां, हमारे शरीर की ऐसी मसल्स, ऐसी पेशियां जो हमारी इच्छा से कंट्रोल नहीं होती, हमारी उसमें कोई इच्छा नहीं होती, अपनी इच्छा चलती हो, जैसे हृदय का धड़कना जो होती है अरेखित। ये लिखे भी अपन, ये है अपने को तक वाले उसमें। ठीक है, एक्सॉन या एक्सान बोलते हैं। एक्सान खालिस्थान उतक का भाग है, किसका? तंत्रिका, वो जो लंबा वाला भाग होता है इसमें, तंत्रिका, है ना, न्यूरॉन में।
है ना, उसको बोलते हैं एक्सान। किसी वस्तु का खाली स्थान उसके जड़त्व की माप है, किसी वस्तु का खाली स्थान उसकी जड़त्व की माप है, ये अपना उसका फिजिक्स वाले चैप्टर का। द्रव्यमान, दाब और जल, क्या द्रव्यमान जड़त्व की माप है, ठीक है। जड़त्व मतलब क्या, जड़ फुट जाती है उसको, ठीक है, तो वो द्रव्यमान से संबंधित है उसमें। और इसको ऐसे याद रखना, जो जड़त्व है उससे बल की परिभाषा मिलती है, बल की परिभाषा मिलती है। बल की परिभाषा में कौन होता है, द्रव्यमान होता है, F बराबर m इंटू ए, है ना, बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण, तो द्रव्यमान किसमें मिलेगा उसमें, है ना, ऐसा याद रखना। अब आ गए सही जोड़ी पर, ठीक है, प्रश्न नंबर 3, ठीक है। हमको हिंदी वाला देखना है, हिंदी वाला अपन देखते हैं, हिंदी से मतलब। प्रश्न नंबर 3, सही जोड़ी बनाकर लिखिए कॉलम अ और कॉलम ब। मैंने आपको बताया था एग्जाम में कैसा करना, कॉलम अ को कई लोग क्या करते हैं, आंसर उतार देते हैं बस, अरे भैया वैसा मत करो, कॉलम अ को पूरा उतारो ना, कितना इसमें भी 8 है क्या, हाँ 8 है ना, ये इसमें भी 8, मतलब पहले क्वेश्चन में भी 8, इसमें भी 8, दूसरे क्वेश्चन में खाली स्थान में संजोड़ी में भी 8, 8 किया 24 हो गया, अभी एक क्वेश्चन और बचा है भी, है ना। कॉलम अ कॉलम ब, अब आप क्या करना, उत्तर कॉलम बनाना है इधर एक, जब आंसर करोगे ना ये दोनों को उतारना और एक कॉलम और इधर उत्तर वाला कॉलम करना है, यहां पे, है ना, यहां पे एक उत्तर करके ऐसा उत्तर करके कॉलम बनाना, एग्जाम में जब बनाओगे, ठीक है। अब ये कैसे करोगे, पहला कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, देखो भैया कौन सा सही है, क्या लफड़ा, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, चूने का पानी, क्या सूत्र है उसका, चूने का, CaOH होल ट्वाइस, ये सूत्र है। तो ये देखो ज नंबर पे, नंबर ध्यान रखना, 1 नंबर का ज, तो यहां पे लिखना ज और सूत्र कर लेना CaOH होल ट्वाइस, ऐसा, इसको पूरा उतारना, ठीक है, इसको भी पूरा उतारना, उसके सामने आंसर करना ऐसा, ठीक है। एक कॉलम आपको बनाना पड़ेगा, मतलब सही जोड़ी को आपको जो क्वेश्चन में सही जोड़ी आती है वो क्वेश्चन की सही जोड़ी को पूरा क्वेश्चन उतारना पड़ेगा और एक थर्ड कॉलम करना और वहां पे आंसर लिखना ऐसा, ठीक है। ज नंबर आ गया। चल दूसरा यूरेनियम, आजा यूरेनियम क्या हो सकता है बताओ, परमाणु भट्टी, यूरेनियम का प्रयोग कहां होता है, परमाणु भट्टी में। क्या नंबर है, 6 नंबर है, तो यहां पे डाल दो भैया 6 नंबर दूसरे वाले के सामने, ज्यादा तो एक लाइन छोड़ के करना, बढ़िया साफ सुथरा, कॉपी बहुत रहती है आपके पास, है ना, पर्याप्त कॉपी रहती है, आराम से होता है। यूरेनियम के सामने वाले उसमें बढ़िया, और सामने से ध्यान रखना ऊपर नीचे नहीं करना, बढ़िया लाइन खींची रहती है आपकी कॉपी में, वो जो कॉपी आती है उसमें लाइन टू लाइन मिला के अच्छे से करना, ठीक है। 6 नंबर, आप सही लिख रहे हो पर सही तरीके से नहीं लिख रहे तो गलत हो जाएगा, इसलिए सही भी लिखना है और सही तरीके से लिखना है, याद भी करना है, मेहनत भी करना है, प्रेजेंटेशन भी सही होना चाहिए, राइटिंग भी सही होना चाहिए, ठीक है। कपड़ा महंगा है पर पहने अच्छे से नहीं हो तो वो महंगे का कोई मतलब नहीं होता है। कपड़ा सस्ता भी रहेगा ना और फिटिंग से पहनोगे, बड़ा फिट फाट से तो अच्छा दिखता है वो, अच्छा लोग समझते हैं उसको, अच्छा कपड़ा पहना इसने, जबकि सस्ता था वो, है ना। यूरेनियम, परमाणु भट्टी, 6 नंबर डालोगे और परमाणु, ठीक है, भट्टी यहां पे ऐसा लिख दोगे जो भी है ना, ऐसा। चलो नेक्स्ट आते हैं, लाइसोसोम, आत्मघाती थैली या आत्महत्या की थैली इसको बोलते हैं, इसको अपने 3 नंबर में क्वेश्चन मार्क किए हैं इस बार आने के लिए, तो क नंबर यहां पे डालोगे, इसके सामने 3 नंबर सामने क नंबर, आत्मघाती थैली, ऐसा, है ना, ध्यान रखना। उसके बाद क्या है, RER, क्या है ये, RER है क्या पर, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर कौन सा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 प्रकार का होता है ना, चिकना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ मतलब खुरदुरा वाला, तो ये खुरदुरा वाला रफ वाला है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अच्छा, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम चिकना कौन होता है, कौन सा, जिसमें राइबोसोम चिपके हुए नहीं रहते हैं, और जिसमें राइबोसोम चिपके हुए रहते हैं वो होता है खुरदुरा, तो ये खुरदुरा वाला बोल रहा है। तो अब देखो RER, क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की अपने अध्याय 5 में जो अपना कोशिका वाला अध्याय है, वहां पे अपन ने कोशिकांग पढ़े थे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसमें 2 प्रकार का होता है, चिकनी वाला खुरदुरा वाला लिखे थे, तो वो RER वो है, मैंने बताया भी था, सब नाम पुस्तक में लिखा है, अपने पास देख लेना, ठीक है। RER, हाँ, तो RER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, है ना, इसका मतलब क्या है, देखो यहाँ प्रोटीन का निर्माण, क्या है इसका आंसर, प्रोटीन का निर्माण, ठीक है, प्रोटीन का निर्माण। अच्छा, ये प्रोटीन का निर्माण कौन करता है, प्रोटीन फैक्ट्री किसको बोलते हैं, राइबोसोम को। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ वाला है, तो इसमें क्या चिपके हुए हैं, राइबोसोम चिपके, तो प्रोटीन का निर्माण करेगा वो, तो ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो ये वाला रफ वाला है वो क्या करेगा, प्रोटीन का निर्माण, उसमें आ जाएगा आंसर। चलो एस्केरिस, ये एस्केरिस क्या होता है, ये मतलब केंचुए के समान, केंचुए के समान ही, केंचुए एक तरह से बोल दो मोटे तौर पे, केंचुए के समान संरचना होती है, पतला सा लंबा लंबा जीव होता है, केंचुए के समान, है ना, ठीक है, इसके लिए बोलते हैं उसको। तो इसका जो है संबंध किससे आ जाएगा,
देखो आप देखो ध्यान रखना, ये हो गया अपना, ये हो गया, इधर ये हो गया, इधर ये हो गया है ना। तो अभी बीच में बचा लेशमानिया, तो नहीं है। गोल जैविक जैव कीटनाशक नहीं, हाँ तो गोलकृमि में आएगा, ये इसके में आएगा गोलकृमि में, गोलकृमि। और इसमें तो बड़ा अच्छा रहता है जी, ये हो गया, तो क्या बच्चा बोले न्यूटन, बोला इसके लिए न्यूटन का कोई संबंध नहीं है ना। जैव कीटनाशक इसके थोड़ा ना होता है, इसके तो जीव है ना। लेशमानिया, हाँ ये आप कंफ्यूज हो सकते हो लेशमानिया और गोलकृमि में, 9वीं वाले बच्चे खासतौर पे, है ना। तो यहां ध्यान रखना गोलकृमि। फिर एक काला जार, काला जार, काला जार, हाँ ये काला जार का संबंध है लेशमानिया, ठीक है। ये काला जार बीमारी होती है जो लेशमानिया के कारण फैलती है, ठीक है। नीम की पत्तियां जैव कीटनाशक, जीव कीटनाशक, जैव मतलब जीव, कीटनाशक होती कि नहीं होती, अपन घरों वरों में जो है डालते हैं इसको, और खाद, जैविक खाद वगैरह बनता है इससे, नीम की पत्तियों से, ठीक है। नीम की पत्ती है ना, कड़ू नीम जो होता है। भार का ऐसा ही मात्रक न्यूटन, सर ये तो बल का होता है ना, भार का कैसे हो गया? नहीं है, एक नहीं है। बल अलग है और भार अलग राशि है, दोनों अलग अलग राशि है। पर ध्यान रखो, बल का मात्रक भी न्यूटन होता है और भार का मात्रक भी न्यूटन होता है। भार किलोग्राम, भार ग्राम, ऐसा नहीं, किलोग्राम भार बोलते हैं उसको, किलोग्राम भार, ठीक है। भार जुड़ जाता है, किलोग्राम भार को न्यूटन कहा जाता है, ठीक है। एक मात्रक दो राशियों का हो सकता है, और कई है भी, जैसे उल्ट जो है विभव का भी है, विभवांतर का, जूल जो है कार्य ऊर्जा का है, ठीक है। ऐसे और भी है ऐसे, तो ऐसा, तो यहां पे ध्यान रखना। तो बल का तो है वो तो ठीक है, पर भार कैसा है? अब बचा ही क्या है, तो एक ही तो बचाना है। सही जोड़ी में 8 है, इधर भी 8 है ना। तो आप बचा क्या था? न्यूटन तो बचा है, दूसरा तो लगाना, न्यूटन नहीं होगा उसका। बल का भी होता है, भार का भी होता है। हाँ पर देखो जी, कभी कभी क्या होता है मालूम है, इधर 8 देगा तो इधर 10 दे देता है या 9 दे देता है, उसमें फंस जाता है फिर आदमी। यहाँ एक या दो कैसे दे देता है, तो उसमें थोड़ा गड़बड़ कर हो जाता है ना। पर खैर आपको देगा नहीं देगा, देख जो भी ध्यान रखना, ठीक है। चलो ये हो गई आपकी सही जोड़ी। हाँ अब आ गए एक वाक्य में उत्तर। आजकल 1 नंबर वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा आ रहे हैं सभी को, 9वीं 10वीं 11वीं सभी को बहुत ज्यादा आते हैं, है ना। 100 नंबर में 40 नंबर के, मतलब 40%, समझो 100 मतलब क्या हुआ, परसेंट हुआ, तो 40 नंबर के आपको 1 नंबर वाले क्वेश्चन आते हैं। अब 80 नंबर का पेपर होगा तो 80 का 40% कितना होगा? 832। तो 80 नंबर का पेपर में कितने के आएंगे? 32 के। यदि पेपर 75 का होता है मान लीजिए, तो कितने आएंगे? 30 आएंगे, है ना। उसका 40%, 75 का, ठीक है, लगभग 30। और 70 ना, कुछ लोगों का पेपर आप लोग 70 के होते हैं ना, फिजिक्स और केमिस्ट्री, तो कितने आएंगे? 28 आते हैं। 27 के 28 आते हैं, 28 आते हैं। तो 80 नंबर के 100 नंबर का पेपर, 100 नंबर का आजकल कोई पेपर होता नहीं है, सब पेपर है तो 80 75 के हो रहे हैं आजकल सब। 100 नंबर का पेपर कोई होता ही नहीं आजकल, क्योंकि 20 नंबर आप लोगों का वो सीसी वगैरह क्या क्या है सब, वो सब स्कूल से मिलता है आप लोगों को, ठीक है। तो वो रहता है, तो 80 नंबर का, तो मतलब कहने का मतलब ये है कि जो भी आएगा आपको 40% क्या आ रहे हैं? 1 नंबर वाले क्वेश्चन आते हैं, जो सही विकल्प हो सकते हैं, खाली स्थान होते हैं, सही जोड़ी होते हैं, एक वाक्य में उत्तर होता है ना, सत्य सत्य होता है, ऐसा ही इसमें आते हैं जनरली, ठीक है। 100 नंबर में 40%। अब आप 1 नंबर के क्वेश्चन नहीं बना करके पास हो सकते, 3 घंटे पेपर में नहीं बैठना है, समझ गए? जाओ फटाफट 15 मिनट में क्वेश्चन अटेम्प्ट कर, 1 नंबर वाले क्वेश्चन फटाफट लिखिए, इसका ये बन गया तो इसका ये, इसका ये, इसका ये, एक शब्द लिखना है आपको, क्या करना है उसमें, ऑप्शन ये, बस खत्म। 15 मिनट में क्वेश्चन पेपर बन जाएगा। सर ये काफी प्रोग्राम जा रहे हैं, हो गए पास, केवल पास ही होना है। तो मतलब इतनी सुविधा हो गई है ना आजकल आप लोगों को कि पास होना तो मैटर ही नहीं है साहब। और जो फेल हो गया ना, मतलब बोलते हैं उसको पढ़ने का अधिकार छीन लेना चाहिए उसका। जैसे वो कोर्ट मार्शल करते हैं ना, किसी ने यदि गद्दारी की तो सेना में उसका वो सब छीन लेते हैं, यहाँ से बेच बेच उसको वर्दी उतार देते हैं। और वो कोर्ट मार्शल बड़ा भयंकर बेइज्जती मान जाती है, भयंकर बेइज्जती। कई लोग कोर्ट मार्शल जो उसमें होता है ना, आत्महत्या कर डालते हैं, इतना भयंकर होता है। ऐसा वाला करना चाहिए, मैं तो बोलता हूँ इंडिया के अंदर इतना कुछ। और एमपी में खासतौर पर, अदर स्टेट में कैसा क्या है तो अपने में, एमपी के अंदर आप लोगों का ब्लूप्रिंट पूरा उपलब्ध है आपको, किस अध्याय से कितने कितने नंबर के कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, कौन कौन से नहीं आएंगे, कितने कितने नंबर के आएंगे। हाँ पर हम जैसे लोग बैठे ना, कौन कौन से आएंगे, लगाया ना पे मार्क किया कि नहीं किया। हम जैसे लोग बैठे ना कोचिंग वाले 15-15 20-20 साल से हम लोग पढ़ा रहे हैं, तो हमको मालूम है कौन से क्वेश्चन आते हैं कौन से नहीं आते हैं। दूसरी बात क्या, हर एक में अथवा है, कितनी सुविधा होगी, ध्यान समझो। लाइन से बताता हूं। पहली बात क्या, 100 नंबर में 40 क्वेश्चन कितने आएंगे, मतलब 40% नंबर, 40% क्वेश्चन कितने आएंगे? 1 नंबर वाले। पास होना कितने में? 33 में। पास होने का परसेंटेज क्या है? 33 है। और आ रहे कितने हैं? 40। अबे 40 में 33 बनाओ पास।
यदि एक आध दो गलत भी हो गए ना, मान लो 2 4 5, तो फिर भी तो आ रहे हैं आप लोग, एक नंबर वाले क्वेश्चन में ही पास। 75 का पेपर होगा आप लोगों का, 10वीं 9वीं वालों का 75 का पेपर होगा इस साल। 75 के हो रहे हैं ना अभी, 83 का देखे होगे आप लोगों ने, ठीक है। तो कितने नंबर चाहिए 75 में पास होने? 25 नंबर चाहिए, है ना। अरे एक तिहाई चाहिए ना, 33%, तो उसका 3 भाग कर लो और क्या है। कितने नंबर चाहिए? 25। कितने नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं? 30 नंबर के 1 नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं, ये देखो अपन पढ़ रहे हैं। 25 नंबर आपके आंतरिक है। 25 नंबर आंतरिक में क्या है? 15 नंबर का प्रैक्टिकल है, 75 नंबर का आपका ये हो गया पेपर, ठीक है। 15 नंबर का प्रैक्टिकल है आपका, तो 75 और 15 90 हो गए। 5 नंबर जुड़ेंगे त्रैमासिक के, 5 नंबर जुड़ेंगे अर्धवार्षिक के, ऐसे में मिला के 100 नंबर बनेगा पूरा। 9वीं वाले ध्यान रखना, 9वीं 10वीं वाले। प्रैक्टिकल मतलब साइंस का प्रैक्टिकल, साइंस में प्रैक्टिकल, और बाकी विषय में तो यही तुम्हारा फलाना ढिकाना वो सब आंतरिक कार्य सी क्या है वो दुनिया भर का, वो सब जो भी है वो सब जुड़ेगा 15 नंबर का, और 75 नंबर का पेपर होगा। और यदि आप अच्छे स्टूडेंट हैं, एक एवरेज स्टूडेंट है, तो वो 25 नंबर आपको काफी, और त्रैमासिक अर्धवार्षिक में नंबर आपके अच्छे, तो वो 25 में कम से कम आपको 20 22 23 20 22 23 अच्छे मिल गए, तो इधर आपके नंबर अच्छे, मतलब परसेंट बनाना तो बहुत आसान है। पास तो मैं तो बोलता हूं पास की तो मैटर ही नहीं है, पास का तो मैटर ही नहीं बचा आजकल एमपी में, ठीक है। तो पहला क्या हो गया जी, आपको ब्लूप्रिंट दिया है पूरा, है ना। ऐसा पहली बात तो हो गई, आपको 1 नंबर के क्वेश्चन जो जितना पासिंग मार्क्स है उससे भी ज्यादा आते हैं, और आप लोग उसकी तैयारी कर लेते हो, बन जाए। दूसरी बात, ब्लूप्रिंट आपका तैयार है, आपको पूरे विषय में ब्लूप्रिंट में मालूम है किस अध्याय से कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। दूसरी बात हम जैसे, तीसरी बात हम जैसे लोग कोचिंग में और टीचर्स लोग भी जो स्कूल के हैं, वो सब उनको मालूम है कि यार ये क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। उन्हें दिमाग लगा लेते हैं यार 4 नंबर का क्वेश्चन है ना, तो ये 2 नंबर वाला छोटे क्वेश्चन, छोटी परिभाषा तो नहीं आएगी भैया, तो उस हिसाब से अनुमान लगा लेते हैं अपन। और जहां ये क्वेश्चन आता है, मैं आपको 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन लिखा देता हूं कि भैया ये 4 पढ़ो, इन्हीं में से आएगा, ये 4 में से ही आएगा, और 80% फंसता भी है। पिछले 5-6 साल से देख रहे हो आप लोग, ठीक है कि नहीं। आप लोग 11वीं वाले बैठे देख रहे हो, 9वीं 10वीं पढ़ रहे, सब फंसता है ना। 80% कभी कभी पूरा 100% फंस जाता है। पढ़ भी रहे हो आप अच्छे से, ठीक है। आप जो देखो पूरा पेपर सॉल्व करा रहा हूं मैं, 1 साल 2 साल 3 साल का पुराना पूरा पेपर आपके सॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। अब वो क्वेश्चन मैंने मार्क करा दिया, क्या करना है आप लोगों को बताओ। 1000 क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, 1000 क्वेश्चन में कितने आ रहे हैं आपको? 20-22 क्वेश्चन आ रहे हैं, उसमें से मैंने कितने मार्क कराया हूं आप लोगों को? 50 क्वेश्चन, 80% फंसेगा ही। उसके बाद पूरी प्रैक्टिस हो रही है आपकी, क्या बचा? उसके बाद भी यदि कोई बच्चा फेल होता है ना, तो मैं बोलता हूं उसको ना, उसका पढ़ने का अधिकार छीन लेना चाहिए, शिक्षा का अधिकार खत्म 13 साल हो सकता है ना। तबियत खराब हो गया अचानक से, चलो एक मौका मिलता है उसको, सरकार भी नहीं कर रही, एक मौका देती है उसको काय का पास करने का, चले भाई एक बार और पढ़ ले। एक बार फेल होने के बाद दोबारा पढ़ सकते हो आप, एक बार और पढ़ ले, और इस बार भी फेल हुआ ना बेटा, आप तो उसका शिक्षा अधिकार खत्म कर देना चाहिए सीधा। वो कोई ओपन प्लान देगा ना, प्राइवेट कहीं नहीं कर सकता, करेगा कि नहीं, पढ़ाई तेरी कहीं नहीं होगी, पढ़ाई उसकी मास्टर मिल जाती, कहीं एडमिशन लिया जाएगा, इसका तेरी पढ़ाई खत्म। काय का लोग क्या कर क्या रहे हैं, मतलब कैसे लिख हो गया क्या यार, ये शिक्षा की बैंड बजा दी रे भाई, है ना। वो भी बोर्ड का हिंदी का पेपर लीक हो रहा है 10वीं 12वीं का, क्या है ये पढ़ाई कर रहे हैं, क्या करेंगे, मतलब फिर शिक्षा का क्या है ये? शिक्षा तो टाइम पास हो गया भारत के अंदर, क्या है ये? पढ़ाई वढ़ाई कराएंगे क्या? कोचिंग बंद कर देता हूं मैं, कोई मतलब नहीं। कि मेजर आदमी जितना सिंसियर होकर पढ़ाना चाहता है, ठीक है, कि यार सिंसियर से पढ़ो, अच्छे से सीखो, जीवन में नौकरी लगे जाए, मतलब कि क्या हो रहा है यहाँ पे? ऐसे में क्या बच्चा पढ़ाई करेगा? जब 2000 में पेपर खरीद देना तो क्या करना पढ़ाई करके? इतना बड़ा तंत्र चला रहे हैं, फीस ले रहे हैं, इतना पूरा प्रशासन सिस्टम शिक्षा विभाग कर क्या रहे हैं इन लोग? ऐसे कैसा पेपर लीक हो गया साला? अब हिंदी का पेपर लीक हो रहा है तो फिजिक्स केमिस्ट्री से तो फिर क्या होगा? मैथ्स बायो, अब हिंदी से पेपर लीक हो रहे हैं, हिंदी में तो ऐसा हिंदी कर देंगे वाली बात रहती, नॉर्मल पेपर रहता है, कोई भी बनाए तो पास हो जाता है उसमें अच्छे से, है ना। अब साला ऐसे लीक हो रहे हैं, 10वीं के बाद दोनों फिर लीक हो गया। अब वो लीक करने वाला, ये तो यार इतना बड़ा इनका जो है सिस्टम बैठा हुआ है ना, क्या बोलते हैं, पुलिस प्रशासन सिस्टम है, पूरा शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश बैठा है। ये साला पूरा किस आदमी ने डाला, कैसे यूट्यूब में आया, कैसे लीक हुआ? ये साइबर सेल वालों को ढूंढना चाहिए ना कि मतलब किसने डाला, और उसको पकड़ो साले को, उसको कहां से आया भाई तेरे पास, साले को नंगा करके मारो, साले को रोड भर पूरा एमपी पर घुमाता नंगा करके, हाँ तमाशा बना के शिक्षा को सालों ने। कैसे आया तुम्हारे पास, कैसे लीक हो, तुम डाले कैसे, कहां से आया तुम्हारे पास? पूछो साले को, पूरा एक से मारो, डंडा ले जाके लाल कर दो साले के पिछवाड़े को, खुद ही बताया कहां से आया, किससे खरीदा, क्या किया। अरे अच्छा बिका तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमीना है साला बीच में बैठा, हो सकता है कोई डीओ हो सकता है कोई वहां जहां पे पेपर छपते हैं, एमपी बोर्ड भोपाल जो भी होगा, या कोई प्रिंटिंग जहां पे होता है, वहां कोई ना कोई तो कमीना है जिसने पैसे के लालच में पेपर लीक किया है, बेचा है, ठीक है। और वो बिकते बिकते सबको बटा है, तो वो जब एक को पड़ेगी ना तो पूरी लिंक चैन मिल जाएगी अपने को,
समझ गया ना, एक कड़ी पकड़ लेंगे तो हाँ तेरे पास कैसे आया, धड़ पड़ेगी, अरे साहब इससे आया था, उसको पीटो, कहां से आया, उसके बाद आया था, ऐसा करते करते लास्ट में पहुंच जाएंगे। सालों को सप्पा को नंगे करके मारो सालों को, साला मजाक बना के रख लिए शिक्षा का। बोर्ड जैसे पेपर लीक हो रहे तो क्या होगा लोकल का बताओ, और क्या शिक्षा होगी फिर? भारत तो गया, फिर तो बर्बाद हो जाएगा भारत। ऐसे भारत के अंदर यही तो हो रहा है, अंधविश्वास। यहाँ तो जहां मैं बताया ना, आपको बताया ना, भारत के अंदर बाबा बनना, नेता बनना बड़ा आसान काम, और साइंटिस्ट बनना और अच्छे महान लोग बनना, बड़े बड़े उद्योगपति बनना बड़ा मुश्किल काम है। यहाँ पर ये है ही नहीं साला। यहाँ पे झूठ बताओ, लोगों को झूठ परोस दो, यहाँ पे बाबा ऐसा और बाबा वैसा और बिल्कुल चमत्कार बाबा बन जाओ। खैर वो अपनी जगह सही है, उसका गलत नहीं है जो भी है, पर यहाँ पता लोग ना मतलब यार शिक्षा को हल्के में लेते हैं यार, बताओ है ना। साइंटिस्ट भारत के कभी सुनने मिले आपको? कुछ पुराने एक आध दो हैं, रमान बोस वगैरह, इसके अलावा कभी? एपीजे अब्दुल कलाम हैं अपने, है ना। ये तो जब भी देखो तो साला मतलब कहीं साइंटिस्ट के 100 नाम आएंगे तो उसमें से 5 नाम भारत के रहते होंगे, बस 5 नाम, वो भी बहुत बोल दिया मैंने। तो 95 नाम तो बाहर के हैं, जर्मनी के हैं, तो इंग्लैंड के हैं, तो अमेरिका के हैं। कभी नोबेल पुरस्कार मिला है? मेरे ख्याल से आज तक रमन जी को मिला है बस एक ही पुरस्कार। आज लगभग 100 साल से ज्यादा वक्त हो गया नोबेल पुरस्कार मिलता है। 1900 शुरू हुआ है, आज 2024-23 चल रहा है, 123 साल का हो गया, हर साल मिलता है नोबेल पुरस्कार। नहीं, नोबेल नहीं मिला, भारत रत्न मिला, भारत रत्न मिला। भारत रत्न भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है, नोबेल विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार है ना। रमन को मिला रेखा, और किसी को एक दो को मिला, वैज्ञानिक की बात कर रहा हूं, वैज्ञानिकों में रमन जी को मिला था सबसे पहले फिजिक्स के 1930 में। उसके अलावा एक हाथ किसी और को मिला, पर वो भी समझो मतलब रमन जी को मिला जो भारत में रहते थे उनको, और उसके बाद एक हाथ किसी को मिला, कोई साउथ के हैं, रामचंद्रन कृष्णन ऐसा कुछ नाम है उनका, जहां तक ध्यान आ रहा है, हो सकता है किसी और को मिला वैज्ञानिक में। 123 साल की नोबेल पुरस्कार की जर्नी, हर साल नोबेल पुरस्कार मिलता है। भारत में अभी तक केवल 2 से 3 लोगों को मिला है, उसमें भी रमन जो थे भारत के थे, जो पूरे मतलब भारत के थे, और ये जो 2 लोगों को, 2 या 3 लोगों को मिला, जो बाकी जो अभी बाद मद में, ये भारत के तो हैं पर भारत में रहते, नासा वासा अमेरिका बाहर काम करते हैं, मतलब बाहर नौकरी कर रहे हैं, बाहर देश में। बस हम तो ऐसा है जी हमारे भारत का है, अभी तो हम ऐसे लोग हैं मालूम है, हम तो साले कुछ करेंगे तो है नहीं, मतलब क्या बोलूंगा मैं तो, बहुत है ना। भारत देश मतलब भारत देश इतना यार पवित्र, इतना अच्छा देश है, पर यहाँ के लोग, यहाँ की शिक्षा व्यवस्था ना बर्बाद यार, क्या बताओ। राजनीति और इन सब चीजों ने ना यहाँ के लोगों के अपना पैसा, अपना धन, अपनी संपत्ति, अपना के चक्कर में देश कर दिए पूरी यार, कर रहे हैं। और आजकल देखो, अभी देखो जो मैं क्या बोल रहा हूँ, इंग्लैंड में अभी क्या नाम उनका जो प्रधानमंत्री बने, सनक, हाँ ऋषि सनक। अभी जो ऋषि सनक बने, अभी बने है ना, कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले। तो ऋषि सनक जो ना भारतीय मूल के, भारत के नहीं है, सुनो मेरी बात ध्यान से, भारत के नहीं है, भारतीय मूल के। बोले तो ये है कि उनके जो माता पिता थे, या हो सकता है उनके थोड़ा सा मैं उनके बने थे तो थोड़ा सा ये हो रहा, उनके माता पिता, उनके माता पिता के माता पिता, दादाजी मतलब, वो पहले इंडियन थे, भारतीय थे, और वो जाके बस गए कहाँ, वहां पे इंग्लैंड में, ठीक है, इंग्लैंड ब्रिटेन, इंग्लैंड में। तो इंग्लैंड में अब देखो, इनका जो जन्म हुआ ऋषि सनक का, जो भी प्रधानमंत्री बने, वो इंग्लैंड में जन्मे। वो ऐसा नहीं कि भारत में जन्मे थे, और वहां उनका जन्म वन्म सब, उनके माता पिता पहले से वहां बसे, माना कि आज के 100 साल पहले यहाँ पे रहे होंगे, या 200 साल पहले, जो भी उनके माता पिता, और वो चले गए वहां, शिफ्ट हो गए। फिर नागरिकता मिल जाती 10-15 साल में, वो नागरिक कहां के बन गए, वहां के। और उनका जन्म भी, जो ऋषि सनक अभी है, उनका जन्म भी वहीं हुआ है, ब्रिटेन में, ठीक है। अब वो 50 साल की, बताओ आज लगभग 60-70 साल के तो वो होंगे, 50-60 साल के तो ऋषि सनक होंगे, और उसके पहले से उनके माता पिता वहां से होंगे। 50-60 साल के हो गए, अब वो पूरे के पूरे मतलब ऊपर से नीचे तक पूरे के पूरे गुण उनके, मतलब वो पूरे ब्रिटेन ही बन गए, मतलब इंग्लैंड ही बन गए, पूरे इंग्लैंड के हो गए वो। पर जब प्रधानमंत्री बने तो भारत के लोग इस बात के लिए खुश है, मालूम है कि हमारे भारत का आदमी प्रधानमंत्री बन गया ब्रिटेन का। घंटा अबे वो काय का भारत का हुआ, उसके बाप के बाप लोग गए थे, रहते थे भारत में, काम खत्म हो गया उसका, वो पूरा इंग्लैंड का हो गया। अब उसका जन्म खुद इंग्लैंड में हुआ है, पर भारत के लोग खुश है मालूम इस बात को लेकर के, हमारे भारत का आदमी, बोले जिसने हम पे राज किया, आज हमारा आदमी उस पर राज कर रहा है, घंटा तुम्हारा आदमी राज कर रहा है, वो ब्रिटेन का आदमी है, हमारा आदमी। इसी ऐसी फालतू गफलत में खुश रहते हैं मालूम भारत के लोग, हैं, फालतू गफलत में खुश रहते हैं कि हमारे मूल का है, हमारे काय का तरह मूल है, कोई मूल, वो वहां का जन्म है उसका, वहां पढ़ा लिखा खाया पिया सब कुछ वहां का कर रहा है, काय का हमारा है वो उसका है, इंग्लैंड का है, ब्रिटेन का है, ऐसा। वो भारतीय मूल का भारतीय, तुमको जो है कोहिनूर वापस ही कर देगा वो, है कोहिनूर हीरा हमारा बहुत सारा कुछ लूट के देगा ना पहले, अभी कोहिनूर की बात कर रहा हूं, जैसे नहीं हमारा भारतीय मूल का बन गया, हम कोहिनूर वापस दे देगा तुमको, 1 साल उसका वो डब्बा भी नहीं देगा तुमको, कोहिनूर की बात कर ले, वो पूरा ब्रिटेन का आदमी हो। साले जाबरन का फालतू का कुछ कर सकते नहीं है, और वहां बस ऐसा वो मोदी जी बेचारा करता है, उसके पीछे टेंडर करते हैं फालतू। चलो ध्यान दो इधर,
एक वाक्य में उत्तर लिखिए। परमाणु त्रिज्या को किस इकाई में मापा जाता है ना? परमाणु त्रिज्या की जो इकाई है क्या है? नैनो, नहीं पिकोमीटर है। हाँ नैनोमीटर ही बोल सकते, नैनोमीटर ही बोल सकते हैं। अपने सिलेबस में नैनोमीटर है मेरे ख्याल नौवीं में ना, नैनोमीटर। परमाणु त्रिज्या को नैनोमीटर, पिकोमीटर वही होते हैं, छोटे मात्रक है कुल मिला के, है ना। छोटे फर्मी, एंगस्ट्रॉम, माइक्रोन, नैनोमीटर, पिकोमीटर, छोटे परमाणु त्रिज्या को। हाँ फिर अच्छा देखो जी, मैं क्या बोला, नौवीं में कोई चीज पढ़ रहे हो ना आप, तो क्या पढ़ रहे हो? नौवीं में क्या दिया है? नैनोमीटर। और 11वीं में क्या है? पिकोमीटर। 11वीं में भी है ये, अध्याय 3 या 4 में केमिस्ट्री में। हाँ वो तो रहेगा, पर तो वहां पे मैंने पिकोमीटर पढ़े, पीएम पिकोमीटर, और यहाँ नैनोमीटर। बदल गई कहानी, अब दोनों कंफ्यूज। देखो दोनों बैठा ला मैंने आप लोग, 9वीं बेटी 10वीं बेटी, ध्यान देना। अब 9वीं बोल रहा है 11वीं, सॉरी 9वीं बोल रही है नैनोमीटर, ये बोल रहे पिकोमीटर। अब कैसा जी? ऐसे जीवन में बहुत लफड़ा है बाबा, ऐसे ही लफड़ा है। छोटी क्लास में मैं कई बार बोलता हूं, इसलिए समझो यार, शिक्षा ना समझने की चीज है, बिना समझे अगर टाइम पास में नहीं पढ़ सकते। और यहाँ पे क्या हो रहे हैं? पेपर लीक पे लीक हो रहे हैं। क्या शिक्षा? हाँ तो वही तो बोल रहा हूं ना, ये ना सब चीजों से। देखो भाई इधर मेरी बात सुनो, पेपर लीक क्यों हो रहे हैं? कोई ना कोई पैसा कमाने के लिए कर रहा है ऐसा। किसी ने लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख में पेपर बेचा होगा, और वो पेपर किसी कोचिंग वाले ने खरीदा होगा या किसी व्यक्ति ने खरीदा होगा और सबको बेचा होगा। यूट्यूब में डाल, जैसे यूट्यूब वाला, जिस भी यूट्यूब वाले चैनल ने डाला, उसकी तो मैं बताऊं साले के तो पूरे यूट्यूब का पूरा घुसल रहना चाहिए पिछवाड़े में। यूट्यूब डाला किसने साला, मालूम करना चाहिए उसकी, और उनको बैंड बजाना चाहिए पुलिस वाले को। ऐसी सजा दो ना उसको, साले को जितना डरा दो उसको चौक में खड़ा करके। हाँ तो वही तो बोल रहा, पढ़ाई करेगा ही नहीं कोई। और भारत देश के अंदर तो वैसे भी शिक्षा का मतलब क्या है? परीक्षा पास करना होता है, वो एक नहीं पढ़ने वाला है। फिर 50 रुपए में पेपर बिक रहा, बताओ यार। अब 50 रुपए में पेपर बिकेगा तो बताओ कौन पढ़ाई करेगा? कोई क्या है? और शिक्षा का मतलब यार परीक्षा पास करना बिल्कुल नहीं है भैया। शिक्षा का मतलब पूरी पुस्तक को पढ़ के समझना और जीवन में उतारना है यार। ऐसे में क्या, इसलिए तो हमारा देश में पीछे, मालूम है। इधर मेरी बात नहीं करना। हमारे देश का आज युवा आंदोलन करता है, भोपाल यहाँ वहां पे जाओ तो ऐसा तो वैसा तो, जिंदाबाद तो मुर्दाबाद, मामा मुर्दाबाद, मामा मुर्दाबाद। अबे क्यों कर रहे हैं? अच्छा दूसरे देशों में देखो आप, जापान, अमेरिका, ये वो, ऐसे में कहीं होता है कि ये रोजगार के लिए कभी देखिए आपने सुनिया ऐसा? क्यों? क्योंकि वहां की शिक्षा ऐसी मालूम है कि छोटे जैसे एक मतलब मिडिल लेवल में जाने के बाद जो बच्चा है ना, उसको रोजगार परख, रोजगार उन्मुखी शिक्षा दी जाती है। बोले तो उसको ऐसा शिक्षा व्यवस्था है, वहां की कोर्स है, ऐसा डिजाइन किया गया है कि बच्चा गवर्नमेंट नौकरी पर रटने पर डिपेंड ना रहे। वो अपना रोजगार अपने आईआईटी वगैरह जो होते हैं ना, आईआईटी में सिखाया जाता है 12वीं के बाद, वहां 6वीं से चालू कर देते हैं। और अभी नई शिक्षा नीति आ रही है ना, मुझे लाया, उसमें ये सिस्टम है, बहुत अच्छा सिस्टम है वो। उसमें माना कि कुछ विसंगतियां भी हैं पर अच्छाइयां भी हैं। अपने को देखो जी, जीवन में हर एक चीज में अच्छा और बुरा होता है, हमको अच्छे को धारण करना है, बुरे को छोड़ो। तो लोग भारत के बुरे को पकड़ते हैं, पहले अच्छे को फेंक देते हैं, है ना। ऐसा उल्टा काम करते हैं सब भारत के लोग। तो अपने को सही चीज करना है। कुछ अच्छे देश जो विकसित देश है, वहां पे देखना, वहां की शिक्षा व्यवस्था ऐसी है ना कि वहां का बच्चा कभी भी गवर्नमेंट नौकरी के लिए आंदोलन करता नहीं, रोता नहीं लाइफ में। ठीक है, वो इतना सक्षम हो जाए, उसको पढ़ाई उसकी इतनी अच्छी रहती है, उसको मतलब प्रैक्टिकली इतना अच्छा करा देते हैं कि वो किसी न किसी अपने काम में निपुण हो जाता है। शिक्षा के साथ साथ उसको ऐसा तैयार करते हैं अन्य देशों में, यानी जो विकसित देश है वहां पे, कि शिक्षा तो शिक्षा, उसको रोजगार परख बनाते हैं कि मतलब यदि वो गवर्नमेंट नौकरी लग गई ठीक है, और नहीं लगी तो कुछ ना कुछ हुनर उसके अंदर रहता है, ऐसा बना देते हैं उसको, ताकि वो अपना और एक बात और है, जैसे ही वो 18 साल का होता है, 12वीं पास हुआ, 18 का हुआ, है ना, तो वहां पे सिस्टम भी ऐसा है कि माँ बाप सपोर्ट नहीं करेंगे उसको, पैसा नहीं देंगे, अपना खर्चा खुद ही आपको चालू करना पड़ेगा, कमाना पड़ेगा। 12वीं के बाद पढ़ाई भी करते जाओ और अपना खर्चा भी निकालते जाओ, मतलब जो सीखे हो तुमने वो चालू कर दो काम। तो वहां पे ऐसे आंदोलन ये सब गवर्नमेंट नौकरी के पीछे होते हैं। अपने भारत देश में देख लो, है ना, और वो समझते हैं कि पढ़ाई का मतलब केवल नौकरी, गवर्नमेंट नौकरी करना नहीं है। पर हमारे भारत देश में क्या है? हमारे भारत देश में पढ़ाई करने का मतलब गवर्नमेंट नौकरी नहीं, गवर्नमेंट नौकरी सुना हमको। मैं बता रहा हूं, लोग 40-40 साल की उम्र खपा देते हैं गवर्नमेंट नौकरी के पीछे, और मिल गए तो ठीक है, नहीं मिली ना तो बाद में आत्महत्या करते हैं, और बहुत बुरा होता है उनके जीवन में। भैया क्यों करते हो ऐसा यार? सबको नहीं लग सकती ना, ठीक है, 100 में से 10-20 को लगेगी, 80-90 को नहीं लगने वाली, दूसरे काम करना ही पड़ेगा, प्रकृति नहीं चल सकती ऐसे। सबको समझ, अच्छा आजकल जिसको देखो सब पढ़ रहे हैं। इधर मेरी बात सुनो, गवर्नमेंट सब पढ़ रही है, सबको पढ़ना चाहिए, सबका अधिकार, ठीक है, अच्छी बात है, पढ़ना सबको चाहिए, पर सब गवर्नमेंट नौकरी लगेंगे, ये बात अपने दिमाग से निकालो। वो बेस्ट होंगे 100 में से 10 या 15-20 जो भी है, जो बेस्ट रहेंगे, ठीक है, अच्छे पढ़ाई मतलब, और किस्मत भी है साला, कई बार तो देखो
हाँ, तुक्का मारने लग जाते हैं। अरे किसी को, कई ऐसे लोग हैं नौकरी, गवर्नमेंट नौकरी देखना, इनसे अच्छे अच्छे लोग, अभी मैं तो, मेरे को छोड़ दो, पर प्राइवेट कोचिंग में जाओ, प्राइवेट कोचिंग जितनी भी टीचर आपको पढ़ा रहे हैं ना, वो गवर्नमेंट टीचर से कहीं ना कहीं बेस्ट है। मानेंगे आप? परमाणु त्रिज्या को किस इकाई में मापा जाता है? नैनोमीटर या पिकोमीटर, अपना नैनोमीटर बोलना। दूसरे पे आते हैं, ये पहला हो गया, दूसरा आ गया। त्वरण का एसआई मात्रक क्या है? त्वरण का क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की ओनली पर सेकेंड, ठीक है, त्वरण का मात्रक हो गया ये, ठीक। अच्छा, यदि याद नहीं है तो, यदि मान लो, देखो ये समझना जी, मैं बार बार बोल रहा हूं, आपको सूत्र याद रहेगा, सब होता है, नवी वाले को बताया मैंने, 11 वाले को मालूम है। यदि आपको त्वरण का एसआई मात्रक नहीं मालूम पर त्वरण का सूत्र मालूम है, हाँ ध्यान समझना, त्वरण का सूत्र मालूम है और त्वरण का सूत्र भी नहीं मालूम, मान लो, तो क्या होता है? त्वरण का सूत्र क्या होता है? वेग में परिवर्तन बटे समय, है ना? समझो इधर, वेग में परिवर्तन बटे समय, तो वेग में परिवर्तन मतलब मीटर, वेग में परिवर्तन का मतलब क्या हुआ? मीटर, और वेग में परिवर्तन समय भी लग रहा है, बटे समय भी है उसमें, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। तो m 2 बार प्रति है और 2 बार स्क्वायर नीचे में है, तो ऐसा बन जाएगा। ऐसे से भी नहीं समझ में आता है, ठीक है, यदि मान लो याद नहीं है तो आपको मालूम है ना, बल का जो मात्रक होता है, बल का सूत्र क्या होता है? द्रव्यमान गुणित त्वरण। तो द्रव्यमान गुणित त्वरण मतलब, देखो बल का सूत्र क्या होता है, मैं संकेत में कर लेता हूं, F बराबर m इंटू ए, है ना, बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण। तो द्रव्यमान का केजी, है ना, और m पर सेकेंड स्क्वायर, ये क्या होता है? ये सूत्र है ना उसका, बल का मात्रक। बल का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसी को बोलते हैं न्यूटन। तो भैया यहां पे क्या बोल रहे हैं? त्वरण का बोल रहे हैं बस, ठीक है। तो बल गुणित, सॉरी, द्रव्यमान गुणित त्वरण, तो द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? केजी, हटा दो केजी को, क्या बचा? वैसे भी कर सकते हो, मतलब ऐसा रटने वाला, इसलिए बोलते रटो मत, चीजों को समझो, वहीं के वहीं मिलेगा। एक चीज आती है ना तो उसे 10 चीज मालूम होती है, पर कनेक्ट करना सीखो, कंपेयर करो, इसलिए बोलता हूं मैं ऐसा, है ना। देखो ध्यान दो आप आगे। तो चलो, ये हो गया इसका मात्रक। नेक्स्ट पे आते हैं, तीसरा क्या बोलता है? किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा के लिए व्यंजक बताओ। सूत्र, व्यंजक करो सूत्र, व्यंजक का मतलब सूत्र, गतिज ऊर्जा के लिए। तो K बराबर 1/2 mv, अरे कैसा भी बन गया, स्मॉल m स्मॉल v स्क्वायर। इसको K लिखते हैं या EK भी लिखते हैं, ऐसा भी लिखते हैं, है ना, काइनेटिक एनर्जी, है ना, 1/2 mv स्क्वायर। ये तो हो गया किसके लिए? गतिज ऊर्जा के लिए। स्थितिज ऊर्जा के लिए क्या होता है? U बराबर mgh, है ना, ऐसा है, mgh ये होता है ना। तो यहां पे m4 द्रव्यमान, v4 वेग, यहां m4 द्रव्यमान, g4 गुरुत्वीय त्वरण, h4 कितना उठाए हो वस्तु को, ऊंचाई, ठीक है, ऐसा होता है। चलो नेक्स्ट, विज्ञान के अनुसार कार्य कब माना जाता है? जब विस्थापन होगा। किसी वस्तु पे आपने बल लगाया और उसका विस्थापन हो गया है तो कार्य माना जाएगा। विस्थापन नहीं हुआ साहब तो कार्य नहीं माना जाएगा, या विस्थापन हुआ था और वापस वहीं क्या आ गया तो फिर भी कार्य नहीं माना जाएगा, शून्य हो जाएगा कार्य। तो विज्ञान के अनुसार कार्य कब माना जाएगा? जब विस्थापन होगा। एक वाक्य में उत्तर है, तो एक जब विस्थापन होगा, ठीक है। पांचवा, जब बल और विस्थापन एक दूसरे के लंबवत होते हैं तो कार्य कितना होता है? जब बल और विस्थापन एक दूसरे के लंबवत हो, मतलब 90 अंश कोण बना रहे हैं। लंबवत का मतलब लंब मतलब 90 अंश, लंबवत जब भी बोलते हैं लंब मतलब 90 अंश बनेगा। जब बल और विस्थापन एक दूसरे के लंबवत होंगे तो कार्य कितना होगा? तो कार्य बराबर क्या होता है सबसे पहले बताओ? कार्य बराबर, अभी सूत्र याद रखो ना, कार्य बराबर F इंटू एस। बोले तो कार्य, देखो ये बल और विस्थापन का गुणनफल तो कार्य कहलाता है, बल और विस्थापन गुणनफल कार्य। इसमें सूत्र था कॉस थीटा, 90 में नहीं बताए हैं पर 11 में है ये। तो कॉस थीटा का मान कितना हो गया आपका? लंबवत बोल रहा है, लंब बोल दिया मतलब कितना अंश हो गया? 90 अंश हो गया। तो कॉस 90 इक्वल कितना? कॉस 90 इक्वल पक्का? कॉस 90 का मान बताना है 0, कॉस 90 का मान 0, ठीक है। तो कॉस 90 का मान 0, तो ये गुणा हो रहा है ना, यहां पे गुणा है कि नहीं? सबका 0 हो जाएगा, मतलब W बराबर 0।
क्या बोला था? जब बल और विस्थापन एक दूसरे के लंबवत होता है तो कार्य कितना होगा? शून्य होगा, मतलब कोई कार्य नहीं होगा। समझ में आया? ऐसा कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। अभी कैसे आएगा जी? तो थोड़ा सा समझो, पढ़ो, समझ के करोगे तो सब आएगा, है ना। अब ऐसा आप लोग कैसा करते हो? फिर मैं सब बात को समझना, जब बल और विस्थापन एक दूसरे के लंबवत होते हैं तो कार्य कितना होगा? कार्य कितना होगा? आप दिमाग, कार्य कितना होगा, कार्य कितना होगा? कार्य बोला है ना, तो कार्य बराबर क्या होता है? ध्यान करो, W बराबर F इंटू एस। और यहां पे एक बोला है, तो चीजों को समझना पड़ेगा। बल और विस्थापन एक दूसरे के, तो अरे बल और विस्थापन तो कार्य होता है, बल विस्थापन। अब यहां लंबवत बोला, लंब या लंबवत का मतलब आपको मालूम है 90 अंश होता है। जो सब आप लोगों ने पढ़े हैं ना, पढ़ते हैं, मैं तो पढ़ाता हूं, मैं तो आप लोगों को मालूम है, देखो मैं पढ़ा रहा हूं जब से, 10 मिनट बोला था, चलो आधा घंटा ज्यादा 1 घंटा होने लगा होगा। मैं तो एक एक शब्द को समझाता हूँ आप लोगों का, मेरा मतलब ही ऐसा रहता है, ये हर एक चीज मेरे को ऐसा होनी चाहिए। और मेरे को इसलिए गुस्सा आता है जब ये सब चीजें होती है, तो ऐसा ध्यान देते नहीं हो आप लोग, और ये सब साले पेपर लीक हो रहे हैं, ये हो रहे हैं। इतना मेहनत से पढ़ाता हूं, मैं एक चीज को समझाता हूं आप लोगों को कि चाहे जीवन में, और आप लोगों को ना, आप ये तो बात सही है, पेपर लीक हो रहा है नहीं हो रहा है, जो भी है, शिक्षा तो अपनी जगह है, पूरी पुस्तक की चीजों को पढ़ना, जीवन समझना, पर आप लोगों के लिए तो भैया ऐसा है जी, भारत देश के लिए और आप लोगों के लिए स्पेशल, लास्ट में आपको बस क्वेश्चन पेपर मिल जाए ना, है ना, बस पास होना है, बस लाइफ पे भाड़ में क्वेश्चन दे दो, बस यही तो रहता है आप लोगों का। मत करो यार, कोई मतलब नहीं है, ये क्वेश्चन दे दो करते रहोगे ना, और फिर मुर्दाबाद जिंदाबाद करोगे, 40 साल नौकरी घंटा लगने वाली नहीं। समझ गए? बनाओ अपने आप को काबिल बनाओ, ठीक है, कोई जरूरत नहीं नौकरी की, साला ऐसे 4 नौकरी वाले रख लेंगे अपन गवर्नमेंट वाले, फेंक उधारी तक मारते हैं, जरूरत नहीं है, ठीक है। ऐसा अपने आप को काबिल बनाओ, है ना, जरूरत नहीं, नौकरी लगी ठीक है, नहीं लगी तो हटाओ, जिसको लगा जिसको लगी तो अपना काम चालू कर दो, कोई जरूरी नहीं कोचिंग गई, और कई तरह के काम होते हैं, ठीक है ना। अपने अंदर वो पढ़ाई से वो स्किल डेवलप करो, चीजों को समझो अच्छे से। चलो ध्यान दो, यहां पर क्या हो गया, कार्य कैसा होता है, 0 हो जाएगा ना, ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट पे आते हैं, दूसरा क्वेश्चन आ गया, अश्रव्य ध्वनि किसे कहते हैं? अश्रव्य, देखो जिसको हम सुन सकते हैं वो श्रव्य, और किसको हम सुन सकते हैं? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि को हम सुन सकते हैं, ठीक है, ध्यान देना। ये कौन सी ध्वनि हुई? श्रव्य। ये क्या बोल रहा है? अश्रव्य। और एक होती है पराश्रव्य। परा मतलब ऊपर से भग रही है, उसको पराध्वनि ही बोलते हैं, तो वो 20 हर्ट्ज से ऊपर वाली होती है, सॉरी 20,000 हर्ट्ज से ऊपर वाली होती है। तो 20 हर्ट्ज से कम वाली, 20 हर्ट्ज से कम वाली ध्वनि को बोलते हैं अश्रव्य ध्वनि। तो अश्रव्य ध्वनि किसे कहते हैं? तो वहां लिख देना, है ना, 20 हर्ट्ज से कम की ध्वनि को अश्रव्य ध्वनि कहते हैं। एक वाक्य उत्तर देना, खत्म, ठीक है, 20 हर्ट्ज से कम। नेक्स्ट देखो, ये आ गया जी, पराश्रव्य आ गया, ये भी आ गया। पराश्रव्य को पराध्वनि भी कहते हैं, ठीक है। पराश्रव्य ध्वनि किसे कहते हैं? बस वो, अब वो एक में काम हो गया है, 2 क्वेश्चन वही देखो। तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक की ध्वनि को, 20,000 हर्ट्ज से अधिक की ध्वनि को पराध्वनि कहते हैं, पराश्रव्य ध्वनि कहते हैं। हाँ, बॉस इंडिकस किस जंतु का वैज्ञानिक नाम है? गाय का। बॉस इंडिकस मार्क कराया, मार्क कराया, गाय और भैंस का, है ना, गाय का होता है बॉस इंडिकस, और बॉस बुवेलिस भैंस का, है ना, ये ध्यान रखना 1 नंबर में। हो गया जी, ये हो गया आपका, ऐसा बन गया। आपके कितने नंबर हो गए? 28 नंबर हो गए, 32 नंबर हो गए। लाना कितना था? नहीं 33 नहीं, 32 का, 80 का था ना, ये 28 हो गए, तुम्हारे 32 नंबर आ गए। 5 घर जाओ।